नमस्कार। सर्वेइंग हो या इंजीनियरिंग, सटीक माप मतलब मेजरमेंट कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, बात करेंगे पैमानों की यानी स्केल्स और माप में जो छोटी मोटी चूक हो जाती हैं जिन्हें हम त्रुटियां या एरर्स कहते हैं उनकी। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स और व्याख्यान के अंश हैं। तो आज हम इन्हीं से इन कॉन्सेप्ट्स को खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रैक्टिकल दुनिया में इनका असल मतलब क्या है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और बारीकियां निकालकर उन्हें आसान और दिलचस्प तरीके से समझना। शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर ये सटीक माप और पैमानों की इतनी गहरी समझ खासकर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स के लिए क्यों इतनी मायने रखती है। मतलब पुल बनाने से लेकर छोटी सी मशीन के पुर्जे तक सब कुछ इसी पर टिका है ना? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। देखिए, इंजीनियरिंग में चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, डिजाइन तो कागज पर बनता है, लेकिन जमीन पर उसे उतारने के लिए सटीक माप ही वो एकमात्र जरिया है। सोचिए, एक पुल के डिजाइन में मिलीमीटर का फर्क भी उसकी मजबूती, उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर सकता है। सही बात है। इसीलिए पैमानों को सही ढंग से पढ़ना और इस्तेमाल करना, और हाँ, माप में होने वाली गलतियों को समझना, ये किसी भी इंजीनियर के लिए बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। अच्छा। पिछली बार हमने कुछ बुनियादी स्केल्स देखे थे, जैसे इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ग्राफिकल स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। आज वर्नियर स्केल से शुरू करते हैं। ये नाम मैंने अक्सर सुना है, लैब वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है। क्या खासियत है इसमें? हाँ, वर्नियर स्केल एक बहुत कह सकते हैं चालाकी से डिजाइन किया गया सहायक पैमाना है। इसका मुख्य काम है किसी मेन स्केल के सबसे छोटे हिस्से से, मतलब उससे भी ज्यादा बारीक माप लेना। अच्छा। जैसे मान लीजिए, आपके मेन स्केल पर सबसे छोटा निशान 1 मिलीमीटर का है, तो वर्नियर स्केल आपको उस 1 मिलीमीटर के भी शायद 10वें या 20वें हिस्से तक की माप दे सकता है। अरे वाह! यानी ये माप की सूक्ष्मता को और भी बढ़ा देता है। पर यह काम कैसे करता है? इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है? इसकी बनावट देखने में सरल है पर है बड़ी असरदार। देखिए, एक मुख्य पैमाना होता है मेन स्केल और उस पर सरकने वाला एक छोटा पैमाना होता है जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं। अब इस वर्नियर स्केल पर भी निशान बने होते हैं, डिविजन्स, और एक शुरुआती निशान होता है जीरो या इंडेक्स मार्क। सारा खेल जो है ना, वो वर्नियर स्केल के निशानों और मेन स्केल के निशानों की लंबाई के हल्के से अंतर में छिपा है। मतलब वर्नियर के निशान या तो मेन स्केल के निशानों से थोड़े छोटे होंगे या फिर थोड़े बड़े। अच्छा, और इसी अंतर से वो लीस्ट काउंट तय होता है ना, जिसके बारे में स्रोत में बताया गया था। एकदम सही पकड़ा। लीस्ट काउंट या अल्पतमांक जैसा हिंदी में कहते हैं, वो सबसे छोटी माप है जो उस वर्नियर स्केल से ली जा सकती है। ये दरअसल मेन स्केल के एक डिवीजन की लंबाई, मान ले S, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लंबाई, मान ले V, के बीच का अंतर ही है। S-V या V-S यही बताता है कि आपका यंत्र कितना प्रिसाइज है, कितनी बारीक माप ले सकता है। तो क्या सभी वर्नियर स्केल एक जैसे ही होते हैं या इनमें भी किस्में हैं? मुझे याद है स्रोत में कई तरह के वर्नियर का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से वर्नियर स्केल के कई रूप, कई प्रकार विकसित हुए हैं। सबसे आम जो है वो है डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर। जी, इसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल से थोड़े छोटे होते हैं, मतलब VS। और खास बात यह है कि दोनों स्केल पर रीडिंग एक ही दिशा में बढ़ती है। इसका हिसाब किताब ऐसा बैठता है कि वर्नियर स्केल के N डिवीजन की कुल लंबाई मेन स्केल के N-1 डिवीजन के बराबर होती है। अच्छा, और इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? आसान है? हाँ हाँ, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। SN यानी मेन स्केल के सबसे छोटे डिवीजन S को वर्नियर स्केल पर बने कुल डिवीजनों की संख्या N से भाग दे दीजिए, बस। ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्ट वर्नियर, सीधी माप के लिए। पर क्या हमेशा माप एक ही दिशा में लेनी होती है? कई बार शायद दोनों तरफ देखना पड़ता होगा, शायद इसीलिए डबल वर्नियर बना होगा। बिल्कुल सही। डबल वर्नियर इसी जरूरत को पूरा करता है। इसमें क्या होता है कि डिवीजन जो है वो इंडेक्स मार्क यानी 0 के दोनों तरफ होते हैं, दाएं भी और बाएं भी। अच्छा। इससे आप दोनों दिशाओं में रीडिंग ले सकते हैं। ये सर्वेइंग उपकरणों में, जैसे थियोडोलाइट वगैरह में, काफी काम आता है, जहां कोण दोनों तरफ नापने पड़ सकते हैं। और इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका वो वही रहता है, SN। दिलचस्प। और एक रेट्रोग्रेड वर्नियर का भी जिक्र था। रेट्रोग्रेड
इसका मतलब तो पीछे जाने वाला होता है, ये कैसा है? हाँ, रेट्रोग्रेड वर्नियर थोड़ा अलग है। इसमें वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से थोड़े बड़े होते हैं, मतलब वीएस। और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वर्नियर स्केल पर रीडिंग मेन स्केल की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में बढ़ती है। ओह, अच्छा। गणितीय रूप से देखें तो इसके एन डिवीजन मेन स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर होते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है कि डिजाइन अलग, पढ़ने का तरीका अलग। पर क्या लीस्ट काउंट का सिद्धांत यहाँ भी वही रहता है? क्या वो एसएन ही आता है? कमाल की बात यही है, आप गणना करेंगे थोड़ी अलग दिखेगी, लेकिन रेट्रोग्रेड वर्नियर का लीस्ट काउंट भी आखिर में एसएन ही निकलता है। ये दिखाता है कि देखिए, चाहे डिजाइन कैसा भी लगे, माप की सटीकता बढ़ाने का जो मूल गणितीय सिद्धांत है वो वही रहता है। बस इस्तेमाल का तरीका और सहूलियत बदल जाती है। सही कहा। तो फिर ये एक्सटेंडेड वर्नियर क्यों बनाया गया? क्या सामान्य वर्नियर में कोई कमी थी? एक्सटेंडेड वर्नियर की जरूरत तब पड़ती है जब मेन स्केल के निशान बहुत ही पास पास हों। इतने पास कि साधारण वर्नियर से ये देखना मुश्किल हो जाए कि भाई वर्नियर का कौन सा निशान मेन स्केल के निशान से एकदम सीध में आ रहा है, मतलब संपाती हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत तो आ सकती है। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या करते हैं, निशानों को इस तरह से फैलाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है कि वो सही निशान आसानी से दिख जाए और पढ़ने में गलती की गुंजाइश कम हो। गणितीय रूप से इसके n वर्नियर डिविजन्स मेन स्केल के 2n-1 डिविजन्स के बराबर होते हैं। बाप रे, 2n-1, इसका लीस्ट काउंट तो पक्का अलग होगा। क्या वो भी एसएन है? ये मजेदार है। स्रोत में इसके लीस्ट काउंट का एक थोड़ा कह सकते हैं जटिल दिखने वाला फॉर्मूला दिया है, 2SV। लेकिन जब आप उसे सरल करते हैं, मान रखते हैं, तो नतीजा फिर से ऐसे नहीं आता है। अरे वाह! तो ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि अलग-अलग डिजाइन की वजह भले ही पढ़ने में आसानी हो या कोई खास जरूरत हो, पर लीस्ट काउंट का जो मूल आधार है वो सब में एक जैसा ही है। वर्नियर स्केल के इतने प्रकार जानना वाकई उपयोगी है, खासकर ये समझना कि सबका मूल सिद्धांत एक ही है। अच्छा, स्रोत में एक और स्केल का नाम था, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये क्या चीज है? मैंने पहले नहीं सुना। स्केल ऑफ कॉर्ड्स, हाँ, ये एक पूरी तरह से ग्राफिकल स्केल है, मतलब कागज पर बनाने वाला। अच्छा। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कोण यानी एंगल्स बनाने या मापने के लिए होता है, खासकर तब जब आपके पास प्रोटेक्टर या चांदा जैसा उपकरण ना हो। अच्छा, सिर्फ ड्राइंग के लिए? हाँ, इसे कागज पर ही बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बनावट थोड़ी ज्यामितीय होती है। एक बेसलाइन खींचते हैं, उस पर एक लंब डालते हैं, फिर एक चाप मतलब आर्क बनाकर उसे कोणों के हिसाब से बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा। अब क्योंकि ये ग्राफिकल है, इसे बिना देखे समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, ये पुराने समय में ड्राइंग और सर्वे में काफी काम आता था। समझ गए। और एक माइक्रोमीटर का भी बस हल्का सा उल्लेख था। वो वर्नियर से कैसे अलग है? क्या वो और भी सटीक है? जी हाँ, माइक्रोमीटर एक और प्रिसिशन मापने वाला यंत्र है, लेकिन ये वर्नियर स्केल से भी ज्यादा सूक्ष्म माप ले सकता है। सोचिए, किसी बहुत पतले तार का व्यास नापना हो या किसी मशीन के बहुत ही छोटे पेंच की मोटाई मापनी हो, जहां आपको मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक की सटीकता चाहिए। हाँ। वहां माइक्रोमीटर इस्तेमाल होता है। आजकल तो खैर डिजिटल माइक्रोमीटर भी बहुत आम हैं, जो सीधे स्क्रीन पर रीडिंग दिखा देते हैं। उससे पढ़ने की गलती की गुंजाइश और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पैमानों की बात हो गई। अब जरा इनसे ली जाने वाली माप के गुणवत्ता पर आते हैं। दो शब्द हैं, प्रिसिजन और एक्यूरेसी। मैंने देखा अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। क्या इनमें वाकई कोई तकनीकी फर्क है? हाँ, बिल्कुल है। और ये फर्क बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर विज्ञान और इंजीनियरिंग में। इन्हें ठीक से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रिसिजन का मतलब है कि आप माप लेने की प्रक्रिया को कितनी बारीकी से, कितनी कुशलता से दोहरा सकते हैं। दोहरा सकते हैं मतलब अगर आप एक ही चीज को बार बार नापें और हर बार नतीजे एक दूसरे के बहुत करीब आएं, बिल्कुल पास पास, तो आपकी माप लेने की विधि प्रिसाइज है। ये प्रक्रिया की स्थिरता को दिखाता है, उसकी कंसिस्टेंसी को। अच्छा, स्थिरता। और एक्यूरेसी? एक्यूरेसी का मतलब है कि आपकी जो माप आई है वो उस चीज के वास्तविक या कह लीजिए सही मान, ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। अगर आपकी नापी हुई वैल्यू असल वैल्यू के बहुत नजदीक है, तो आपकी माप एक्यूरेट है। ये नतीजे की सच्चाई को दिखाता है, उसकी करेक्टनेस को। क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बिल्कुल, वो डार्ट बोर्ड वाला उदाहरण यहाँ एकदम सही बैठता है। मान लीजिए आप डार्ट फेंक रहे हैं,
3 स्थितियां हो सकती हैं। प्रिसाइज पर एक्यूरेट नहीं। अच्छा। मतलब आपके सारे डार्ट्स बोर्ड के ऊपरी दाएं कोने में एक साथ लगे हैं, बिल्कुल गुच्छे में। वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यानी हाई प्रिसिजन। लेकिन निशाने का जो केंद्र है, बुल्सआई, उससे बहुत दूर है, यानी लो एक्यूरेसी। ठीक है, समझ गया। दूसरा, एक्यूरेट पर प्रिसाइज नहीं। आपके डार्ट्स बुल्सआई के चारों तरफ बिखरे हुए हैं, कुछ पास है, कुछ दूर। औसतन वो केंद्र के आसपास तो है, शायद कुछ एक्यूरेसी है, लेकिन वो एक जगह जमा नहीं है, बिखरे हुए हैं, यानी लो प्रिसिजन। और तीसरा, जो आदर्श स्थिति है, एक्यूरेट और प्रिसाइज, आपके सारे डार्ट्स बुल्सआई पर एक साथ लगे हैं। मतलब आपकी मापें बार बार सही मान के करीब आ रही हैं। वाह, ये डार्ट बोर्ड वाला उदाहरण तो एकदम क्लियर कर देता है। यानी प्रिसाइज होना और एक्यूरेट होना बिल्कुल अलग बातें हैं। ये जानना तो किसी भी फील्ड में जहां नापतोल होता है बहुत ही जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन बहुत प्रिसाइज रीडिंग दे रही हो, मतलब हर बार एक ही नंबर दिखा रही हो, पर वो रीडिंग लगातार गलत हो। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। जैसे मान लीजिए कोई थर्मामीटर है, वो हर बार 99 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाए, ये प्रिसाइज हुआ, जबकि असल तापमान 88 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो ये इनएक्यूरेट हुआ। या कोई तराजू है, वो हर बार वजन थोड़ा अलग-अलग बताए, यानी प्रिसाइज नहीं है। पर उन सब का औसत लें तो वो सही वजन के करीब आ जाए, तो कुछ हद तक एक्यूरेट हो सकता है। इंजीनियरिंग में हमें दोनों चाहिए, माप प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, डिस्क्रिपेंसी और एरर का। ये शब्द भी काफी मिलते जुलते लगते हैं। इनमें क्या अंतर है? क्या ये भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी जैसे ही हैं? हाँ, इनमें भी वैसा ही सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर है, जैसा प्रिसिजन और एक्यूरेसी में था। देखिए, डिस्क्रिपेंसी जो है, वो दरअसल एक ही माप को, एक ही चीज को 2 या ज्यादा बार मापने पर जो नतीजे मिलते हैं, उनके बीच का अंतर है। अच्छा, 2 मापों के बीच का अंतर। हाँ, ये सीधे सीधे प्रिसिजन से जुड़ा है। अगर डिस्क्रिपेंसी कम है, मतलब आपकी मापें एक दूसरे के करीब है, यानी प्रिसिजन ज्यादा है। और एरर? एरर जो है, वो आपकी मापी गई वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, और उस चीज की जो वास्तविक या ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, उसके बीच का अंतर है। तो ये सीधे सीधे एक्यूरेसी से जुड़ा है। एरर जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। गणित में कहें तो एरर इक्वल्स मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो क्या यहाँ भी वही बात लागू होती है कि कम डिस्क्रिपेंसी का मतलब जरूरी नहीं कि कम एरर हो, मतलब मापें पास पास हो पर सही ना हो? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है, पॉइंट है। हो सकता है आपकी मापें बार बार लगभग एक जैसी आ रही हों, यानी डिस्क्रिपेंसी कम है, प्रिसिजन ज्यादा है, लेकिन वो सारे की सारी मापें असल मान से काफी दूर हों, यानी एरर ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। यही वो स्थिति है जहां हमें धोखा हो सकता है। हमें लगता है कि हम बहुत सही माप ले रहे हैं, पर असल में हम लगातार एक ही गलती दोहरा रहे होते हैं। और यहाँ एक और थोड़ी दार्शनिक सी लगने वाली पर बहुत प्रैक्टिकल चुनौती सामने आती है। वो क्या? वो ये कि किसी भी चीज का 100% वास्तविक मान या ट्रू वैल्यू सच पूछिए तो हमें कभी पता ही नहीं होता। क्या सच में? ये तो बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि हम ट्रू एरर भी कभी ठीक ठीक नहीं जान सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हमेशा ट्रू वैल्यू का सबसे अच्छा अनुमान ही लगा सकते हैं, बेस्ट एस्टिमेट, जिसे हम अक्सर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं, जो आमतौर पर बहुत सारी मापों का औसत होता है। इसीलिए आप देखेंगे, विज्ञान और इंजीनियरिंग में कभी भी शून्य एरर का दावा नहीं किया जाता। हमेशा एक स्वीकार्य त्रुटि सीमा तय की जाती है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर, जिसके अंदर अगर माप है तो उसे सही मान लिया जाता है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। आपने शायद सुना हो, हाल ही में 1 किलोग्राम की परिभाषा भी बदली गई है। अब वो पेरिस में रखे एक सिलेंडर के वजन पर आधारित नहीं है, बल्कि एक भौतिक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट पर आधारित है। ये भी इसी कोशिश का हिस्सा है कि हमारे मानक और ज्यादा स्थिर और सार्वभौमिक हो। पर फिर भी वो 100% पूर्ण सत्य शायद हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ा परे ही रहेगा। और इसी एरर को कम करने या हटाने के लिए करेक्शन शब्द का इस्तेमाल होता है ना? एरर और करेक्शन में क्या रिश्ता है? हाँ, बिल्कुल। करेक्शन वो मान है जिसे हम मापी गई वैल्यू में जोड़ते या घटाते हैं ताकि वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब आ सके। गणितीय रूप से देखें तो करेक्शन एरर का ठीक उल्टा होता है, उसका नेगेटिव मान। मतलब करेक्शन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो कि माइनस एरर के बराबर है।
सीधी सी बात है, अगर एरर पॉजिटिव है यानी माप ज्यादा आ गई है तो करेक्शन नेगेटिव होगा, उसे कम करना पड़ेगा। और अगर एरर नेगेटिव है, माप कम आई है, तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हुई एरर की परिभाषा और उसके पीछे की फिलॉसफी। पर असल सवाल ये है कि ये एरर आखिर आते कहाँ से हैं? इनके स्रोत क्या हैं? क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं? हाँ, माप में एरर आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्रोतों के आधार पर देखें तो उन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल मतलब यंत्र की गड़बड़ी। जी, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये तब होते हैं जब आपका मापने वाला यंत्र या उपकरण ही ठीक ना हो। उसमें कोई बनावटी खराबी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या फिर इस्तेमाल करते करते वो घिस गया हो, खराब हो गया हो। जैसे सर्वे में इस्तेमाल होने वाली चेन या टेप है, वो गर्मी से फैल जाए या खिंचकर अपनी स्टैंडर्ड लंबाई से बदल जाए। हाँ, ये तो होता होगा। या मान लीजिए लेवलिंग रॉड है, उसके निशान मिट गए हों या धुंधले पड़ गए हों। ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर के उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा स्रोत? दूसरा है पर्सनल एरर्स। ये मापने वाले व्यक्ति की वजह से होते हैं। इसमें इंसान की शारीरिक सीमाएं शामिल हैं, जैसे नज़र का कमज़ोर होना जिससे रीडिंग गलत पढ़ ली जाए, जिसे पैरालैक्स एरर भी कहते हैं, या हाथ का कांपना। इसमें अनुभव की कमी या लापरवाही भी शामिल है, जैसे उपकरण को ठीक से सेट न करना या रीडिंग नोट करते समय गलती कर देना। स्रोत में इसे इम्परफेक्शन ऑफ टच भी कहा गया है, यानी किसी चीज को छूने या हैंडल करने में जरा सी मानवीय चूक रह जाना। अच्छा, मानवीय चूक। और तीसरा? तीसरा स्रोत है नेचुरल एरर्स। ये प्रकृति या वातावरण की वजह से आते हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। जैसे तापमान बदलने से टेप की लंबाई बदल जाना, तेज हवा चल रही हो तो प्लम बॉब यानी साहुल का हिलना, हाँ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में स्थानीय बदलाव आना, या फिर वायुमंडल के अलग अलग परतों से गुजरते हुए प्रकाश का मुड़ जाना, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये लेवलिंग और कोण मापने में काफी असर डालता है। बाप रे, यानी एरर कहीं से भी आ सकता है, मशीन से, इंसान से या मौसम से। तो क्या इन एरर्स को उनके व्यवहार या उनके असर के आधार पर भी बांटा जा सकता है? स्रोत में 3 तरह के एरर्स का जिक्र था, मुझे याद है। हाँ बिल्कुल। एरर किस तरह का बर्ताव करते हैं, उनका नेचर क्या है और वो माप पर कैसा असर डालते हैं, इस आधार पर उन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। और ये वर्गीकरण एरर को समझने और उसे ठीक करने की रणनीति बनाने में बहुत मददगार होता है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो? पहला प्रकार है मिस्टेक्स या ब्लंडर्स हिंदी में कहें तो बड़ी गलतियां। ये वो बड़ी और अचानक होने वाली गलतियां हैं जो किसी नियम का पालन नहीं करती। इनका कोई पैटर्न नहीं होता। अच्छा, बड़ी गलतियां जैसे? इनका कारण अक्सर ध्यान भटकना होता है, इनअटेंशन, या अनुभवहीनता, इनएक्सपीरियंस, थकान, लापरवाही, केयरलेसनेस, या फिर जल्दबाजी में लिया गया कोई गलत निर्णय, पुअर जजमेंट। जैसे टेप पर रीडिंग आई 26 मीटर और आपने जल्दी में लिख दिया 62 मीटर। ओहो। या मान लीजिए आप चेन से नाप रहे हैं और गिनती में एक पूरी चेन लेंथ गिनना ही भूल गए। ये सब मिस्टेक्स हैं। तो क्या इन बड़ी गलतियों को पकड़ा जा सकता है या ये बस हो जाती हैं? नहीं, अच्छी बात यह है कि मिस्टेक्स को अक्सर पकड़ा जा सकता है। थोड़ी सावधानी बरतने से, काम को दोहराने से, रेपिटिशन, नतीजों को चेक करने से, चेकिंग, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से वही माप करवाकर इन्हें पहचाना और सुधारा जा सकता है। अगर कोई एक रीडिंग बाकी सबसे बहुत ही अलग आ रही हो तो वो अक्सर मिस्टेक का ही इशारा होती है। ठीक है, तो मिस्टेक्स तो मानवीय भूल हो गई जिन्हें पकड़ा जा सकता है। दूसरा प्रकार क्या है, वो ज्यादा चिंताजनक है क्या? हाँ, दूसरा प्रकार है सिस्टमैटिक एरर्स। इन्हें क्यूमुलेटिव एरर्स भी कहते हैं। ये वो एरर हैं जो किसी ज्ञात नियम या सिस्टम के तहत काम करते हैं और हर माप पर लगभग एक जैसा, या कह लीजिए समानुपातिक प्रभाव डालते हैं। और ये या तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं या हमेशा नेगेटिव। हमेशा एक जैसे, मतलब ये गलतियां जुड़ती जाती हैं क्या? बिल्कुल, इसीलिए तो इन्हें क्यूमुलेटिव कहते हैं, संचयी। इनका कारण अक्सर इंस्ट्रूमेंट की कोई स्थायी खराबी होती है, जैसे टेप का लगातार छोटा या लंबा होना, या फिर मापने की कोई गलत विधि जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर कुछ निश्चित प्राकृतिक स्थितियां जिनका असर लगातार एक जैसा पड़ रहा हो, जैसे लगातार एक ही दिशा में हवा चल रही हो। और क्योंकि ये हर माप के साथ जुड़ते जाते हैं,
अगर आप लंबी दूरी नाप रहे हैं या बहुत सारी मापें ले रहे हैं तो ये एरर बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े हो सकते हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं ये क्यूमुलेटिव वाली बात समझने के लिए? हाँ, वही टेप वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी 20 मीटर की टेप असल में 5 सेंटीमीटर छोटी है, मतलब वो 19.95 मीटर की है। अब आप जब भी इससे 20 मीटर नापेंगे, आप असल में 19.95 मीटर ही नाप रहे होंगे, यानी हर बार 5 सेंटीमीटर का नेगेटिव एरर आएगा, माइनस 0.05 मीटर। अच्छा। अब मान लीजिए आपने इससे 10 बार नापा, ये सोचकर कि आपने 200 मीटर नाप लिया, पर असल में आपने कितना नापा? 10 इंटू 19.95 इज इक्वल टू 199.5 मीटर्स। तो कुल एरर कितना हो गया? माइनस 0.5 मीटर, यानी आधा मीटर कम नापा। देखा, ये हर माप के साथ जुड़ता गया। हाँ, ये तो काफी बड़ा एरर बन सकता है। तो क्या इन सिस्टमैटिक एरर्स को ठीक किया जा सकता है या ये हमेशा रहेंगे? नहीं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। अगर एरर का स्रोत पता चल जाए और उसका नियम पता चल जाए कि वो कैसे काम कर रहा है, तो सिस्टमैटिक एरर्स के लिए गणितीय करेक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि टेप कितनी छोटी या लंबी है, तो हम हर माप में उतना करेक्शन जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरह तापमान के लिए, ढलान के लिए भी करेक्शंस के फॉर्मूले हैं जो लगाए जाते हैं। इन्हें पहचानना मिस्टेक से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पर इन्हें ठीक करना संभव है। ठीक है, तो मिस्टेक्स हुई, सिस्टमैटिक एरर्स हुए। अब तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा और आखिरी प्रकार है रैंडम एरर्स। इन्हें एक्सीडेंटल एरर्स या कॉम्पनसेटिंग एरर्स भी कहते हैं। ये वो छोटी छोटी अपरिहार्य मतलब अनअवॉइडेबल त्रुटियां हैं जो मिस्टेक्स और सिस्टमैटिक एरर्स को हटाने के बाद भी माप में बच जाती हैं। बच जाती हैं, मतलब इन्हें हटा नहीं सकते? हाँ, इनका कोई निश्चित कारण या पैटर्न नहीं होता। ये पूरी तरह से संयोगवश होती हैं, बाय चांस। तो फिर इनका कारण क्या हो सकता है? ये क्यों होती हैं? इनका कारण इंसान और उपकरण की वो सीमाएं हैं जिन्हें हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। जैसे किसी निशान पर एकदम सटीक निशाना लगाने में हल्की सी चूक हो जाना, रीडिंग लेते समय थोड़ा सा अनुमान लगाने में हल्का सा फर्क पड़ जाना, या उपकरण में ही हल्के फुल्के अस्थिर उतार चढ़ाव होना। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, और इनका मान भी हर बार थोड़ा बहुत बदलता रहता है। अच्छा, तो फिर इनका क्या किया जा सकता है? अगर ये हट नहीं सकते और इनका पैटर्न भी नहीं है, क्या ये भी सिस्टमैटिक एरर की तरह जुड़ते जाते हैं? नहीं, यहीं पर बात अलग है। इनकी प्रकृति क्यूमुलेटिव नहीं बल्कि कॉम्पेंसेटिंग होती है। कॉम्पनसेटिंग मतलब एक दूसरे को काटते हैं? हाँ, कुछ हद तक ये संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के नियमों का पालन करते हैं। कुछ नियम हैं इनके बारे में। छोटी रैंडम एरर होने की संभावना बड़ी रैंडम एरर से ज्यादा होती है। पॉजिटिव एरर होने की संभावना और नेगेटिव एरर होने की संभावना लगभग बराबर होती है। इसी वजह से जब बहुत सारी मापें ली जाती हैं तो ये एक दूसरे के असर को कुछ हद तक काट देते हैं, यानी कॉम्पेंसेट कर देते हैं। इसलिए औसत लेने पर इनका कुल प्रभाव कम हो जाता है और बहुत बड़ी रैंडम एरर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इन्हें सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या वो जो बेल कर्व होता है उससे दर्शाया जाता है। अच्छा, तो क्या इन्हें पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है? हाँ, रैंडम एरर्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादा मापें लेकर इनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक नियम है कि औसत पर रैंडम एरर का जो प्रभाव होता है वो मापों की संख्या n के वर्गमूल स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एरर अपॉन 1/√n। ओह अच्छा, 1/√n। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप 4 गुना ज्यादा मापें लेंगे तो रैंडम एरर का असर लगभग आधा रह जाएगा। अगर 9 गुना ज्यादा मापें लेंगे तो असर तिहाई रह जाएगा। इसीलिए जो बहुत सटीक काम होते हैं उनमें हमेशा कई बार माप ली जाती हैं और फिर उनका औसत निकाला जाता है। वाह, तो आज हमने माप की दुनिया के कई अहम पहलुओं को समझा। शुरुआत की वर्नियर स्केल से, देखा कि कैसे वो सूक्ष्म माप लेने में मदद करता है। उसके अलग अलग प्रकार देखे, डायरेक्ट, डबल, रेट्रोग्रेड, एक्सटेंडेड, और ये भी समझा कि सबके पीछे मूल सिद्धांत एक ही है, वो SN वाला लीस्ट काउंट। जी हाँ, और हमने स्केल ऑफ कॉर्ड्स और माइक्रोमीटर जैसे दूसरे पैमानों का भी जिक्र किया। फिर हम आए माप की गुणवत्ता पर और दो बहुत जरूरी शब्दों, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का बारीक अंतर समझा। वो डार्ट बोर्ड वाला उदाहरण बहुत अच्छा था।
ये जानना कि कोई माप प्रिसाइज होकर भी एक्यूरेट ना हो, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उसी तरह हमने डिस्क्रिपेंसी और एरर के फर्क को भी स्पष्ट किया। डिस्क्रिपेंसी मापों के बीच का अंतर है, एरर माप और असल मान के बीच का। हाँ, और फिर हमने एरर के स्रोतों को देखा, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, नेचुरल, और एरर के 3 मुख्य प्रकारों को समझा। मिस्टेक्स यानी बड़ी गलतियां जिन्हें पकड़ा जा सकता है, सिस्टमैटिक एरर्स जो जुड़ते जाते हैं पर जिनके लिए करेक्शन लगाया जा सकता है, और आखिर में रैंडम एरर्स जो हमेशा रहते हैं पर औसत लेने से कम हो जाते हैं। सही कहा। और निष्कर्ष शायद यही निकलता है कि कोई भी माप 100% परफेक्ट नहीं होती। हर माप में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना रहती ही है। एक अच्छे इंजीनियर या वैज्ञानिक का काम यही है कि वो इन त्रुटियों के स्रोतों को समझे, उन्हें पहचाने, मिस्टेक्स और सिस्टमैटिक एरर्स को जहां तक हो सके दूर करें या उनके लिए करेक्शन लगाएं, और रैंडम एरर्स के प्रभाव को कम करने के लिए सही प्रक्रियाएं अपनाएं, जैसे ज्यादा मापें लेना और उनका औसत निकालना। निश्चित रूप से इन स्रोतों का विश्लेषण हमें दिखाता है कि सतह पर जो चीज इतनी सरल दिखती है, जैसे माप लेना, वो असल में कितनी जटिल प्रक्रिया है और इसमें सटीकता हासिल करने के लिए कितनी सावधानी और समझ की जरूरत होती है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि भरोसे की बात है। और ये भरोसा सही तकनीक, अच्छे उपकरण, सावधानी और अनुभव से ही आता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। अगर हम, जैसा आपने कहा, कभी भी किसी चीज का 100% वास्तविक मान जान ही नहीं सकते और हर माप में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती ही है, तो क्या सटीकता की हमारी ये पूरी खोज, ये परसूट ऑफ एक्यूरेसी, बस एक बेहतर अनुमान तक पहुंचने की कभी न खत्म होने वाली यात्रा है? और विज्ञान और इंजीनियरिंग जो इसी सटीकता की बुनियाद पर खड़े हैं, वो इस अंतर्निहित अनिश्चितता, इनहेरेंट अनसर्टेनिटी के साथ कैसे तालमेल बिठाते हुए लगातार इतनी तरक्की करते जा रहे हैं? ये सवाल शायद हमें माप के विज्ञान के साथ साथ उसके दर्शन पर भी सोचने को मजबूर करता है।